Hello, students of class 8. How are you all? I'm science teacher DPS sir from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Student, as you know, chapter 14, that is the some natural phenomenon, is already under process. And so, further, I'm going to explain the topic of lightning. So, student, in the previous video, I have explained about how is lightning produced. In that, I have explained that before the storm starts, the raindrops and ice crystals inside the cloud contains equal number of positive and negative charges. Next, when the strong winds often rise to a great height, so due to friction between the wind and the raindrops, the ice crystals inside the cloud collide. So the ice crystal that is present inside the cloud collides and get electrically charged. जो बादलों में जो बर्फ के टुकड़े मौजूद होते हैं वो आपस में टकराने से उनके अंदर एक चार्ज क्रिएट होती है. Due to collision, the charges are forced apart and some part of the cloud become positively charged while the remaining part becomes negatively charged. तो जिन बादलों में ये आपस में बर्फों का टकराना होता है उसमें दो प्रकार के चार्ज क्रिएट हो जाते हैं. बादलों के अंदर दो प्रकार के चार्ज क्रिएट हो जाते हैं. उसी बादल का आधा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज कंटेन करता है और आधा हिस्सा नेगेटिवली चार्ज कंटेन करता है. In generally the upper part of the cloud is positively charged. बादल का ऊपरी आधा हिस्सा में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नीचे का आधा हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. There is accumulation of charges near the ground. और वैसे ही जमीन के सतह पे भी चार्ज क्रिएट हो जाता है. There is accumulation of charges near the ground also. Similarly, the other cloud in the sky to develop charges. और इसी प्रकार सभी बादलों के में ऐसे ही इसी प्रकार से चार्जेस क्रिएट होते हैं फ्रिक्शन के द्वारा और अपोजिट चार्जेस उसके अर्थ पृथ्वी के सतह पे क्रिएट हो जाते हैं. सो व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड्स और इस प्रकार बादलों में जब दो विपरीत चार्ज वाले बादल आपस में नज़दीक आते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं टू ईच अदर और तेज हवाओं की वजह से देन द चार्जेस फ्लो विथ हाई स्पीड तो उनके अंदर के चार्जेस अट्रैक्ट होके एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से फ्लो होते हैं विथ अ हाई स्पीड फ्रॉम वन क्लाउड टू अदर. एक बादल से दूसरे बादलों की तरफ वो निकलते हैं थ्रू एयर बिटवीन देम और हवा के थ्रू बिटवीन द और जिस एक बादल से दूसरे बादल की तरफ जाते हैं तो बीच में जो बादलों के बीच जो हवाएं रहती हैं वे एक तीव्र गति से निकलने वाली बहुत ज़्यादा जो ये फ्लास निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. इस हेवी चार्जेस की वजह से एकाएक हवा में एक गर्मी उत्पन्न हो जाती है और ख़ासकर अगर ये सूखे एयर अगर बिटवीन देम एज अ मॉइस्ट एज गुड सूखा हवा हो तो फिर करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा बेहतर ढंग से. जैसे कि बेहतर ढंग अगर हवा जो बादलों के बीच में है अगर वो हवा नमी युक्त है मॉइस्चर एयर है तो वो एज अ गुड कंडक्टर एक्ट करेगा और बादलों से निकलने वाली जो स्पार्किंग है जो हेवी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है वो ईजिली फ्लो होकर मूवमेंट बनाएंगे. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द एयर टेक्स प्लेस और इस प्रकार उन हवाओं से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे. एज अ रिजल्ट ह्यूज स्पार्क इज प्रोड्यूस जिसके कारण काफ़ी अधिक चिंगारी सी निकलती है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन द टू और मोर क्लाउड्स. इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बादलों के बीच में वो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू दो या दो से अधिक बादलों के बीच में होती हैं जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग. इफ़ लाइटनिंग ऑकर्स विद इन अ क्लाउड इन द स्काई अगर लाइटनिंग ऑकर्स विद इन अ क्लाउड बादलों के बीच हो रहा आसमान में तो इट इज़ कॉल्ड द शीट लाइटिंग जिसे हम कहते हैं अगर बादलों के बीच हो रहा तो उसे कहते हैं शीट लाइटिंग. अगर ये बादलों से बीच से निकलते हुए धरती के सतह पे जा रहा है लाइटनिंग तो उसे कहते हैं फॉर्क लाइटनिंग. ड्यूरिंग लाइटनिंग द एयर इज हीटेड. जब हेवी लाइटनिंग निकलती है बादलों से तो
उस बादलों से निकलने वाली जो हेवी लाइटनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं और उसके निकलने की वजह से इर्द गिर्द की हवाएं जो हैं काफ़ी गर्म हो जाती है। उसका टेम्परेचर जो है नियर अबाउट यू कैन सी हियर दैट 80,000 टू 3,30,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। दिस हाई हीट मेक्स द एयर ग्लो एंड प्रोड्यूस अ फ्लैश। और इस प्रकार से हवा एकाएक इतना तेज गर्म होने की वजह से वे हवाओं में से चिंगारी निकलती है एंड प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। नाउ स्टूडेंट, हाउ इज थंडर फॉर्म्ड? ये गर्जना जो होती है, गर्जन कैसे होती है स्टूडेंट? ड्यू टू लाइटनिंग, जब इतनी तेज स्पार्किंग निकलते हैं तो उसके साथ साथ क्रैकिंग साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। द लाउड साउंड इज कॉल्ड थंडर। और इस प्रकार से लाइटनिंग द्वारा उत्पन्न होने वाले हेवी साउंड को हम कहते हैं क्या? थंडर। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब लाइटनिंग किसी बिल्डिंग या किसी ऊंचे स्थल पर गिरता है, द इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक द एयर पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। या जब भी किसी मान सपोज दैट हवा की सतह पे गिरा, एयर पार्टिकल्स पे जब स्ट्राइक किया तो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्सो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के गिरने की वजह से एक हेवी हीट प्रोड्यूस होता है, द एयर पार्टिकल्स हीट्स अप। और उसके इर्द गिर्द जो हवाएं रहती हैं काफ़ी तेज़ी से फैल जाने की वजह से उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो जाते हैं, वो हवा और फैल जाती है। द एयर पार्टिकल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। और वो एयर पार्टिकल्स जो है एकाएक गर्म होने की वजह से हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं और दूर दूर चले जाते हैं, और फिर ठंडा होने पे फिर वो नज़दीक चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बिकॉज ऑफ लाइटनिंग एंड रेन। बिकॉज ऑफ दिस रैपिड, इस प्रकार से इन हवाओं का एकाएक काफ़ी तेज़ से गर्माहट की वजह से उनके अंदर के कण जो हैं दूर दूर फैल जाते हैं, और फिर एकाएक ठंड की वजह से फिर वापस वो नज़दीक आते हैं। तो इस प्रकार से हवाओं के पार्टिकल्स का एकाएक दूर जाना और फिर नज़दीक आना, ये थंडर इज हर्ड अ लिटिल। और इस प्रकार से उसमें गर्जना, थंडर की आवाज़ उत्पन्न होती है। मतलब जब एकाएक गर्म होने के बाद फिर ठंडा होता है, जब ये गर्म होता है तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर भागते हैं और तुरंत नज़दीक आने से वो मॉलिक्यूल्स फिर करीब आते हैं। तो इस प्रकार दूर और नज़दीक जाने की क्रियाओं में आपस में जो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर टकराहट या घर्षण होता है, उसकी वजह से गर्जना यानी थंडरिंग उत्पन्न होता है। थंडर इज हर्ड लिटिल लेटर आफ्टर लाइटिंग। और लाइट की स्पीड चूंकि फास्टर है देन साउंड, इसलिए लाइट हमें पहले दिखाई देता है और साउंड उसके बाद सुनाई देता है। स्टूडेंट, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? स्टूडेंट, लाइटनिंग ऑलवेज टेक्स द शॉर्टर पथ। उसके नज़दीक जो रहेगा उसी पे लाइटनिंग गिरता है, वो हेवी चार्ज फ्लो हो जाता है। लाइटनिंग ऑलवेज टेक्स द शॉर्टर पथ बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ। फॉर दैट रीज़न, यही कारण है, ये किसी भी ऊंचाई स्थल पे अगर कोई जो वस्तु है, कोई इमारत है, कोई पेड़ है, कोई कुछ भी जो सबसे ऊंचाई पे है, उसी पे वो पहले निशाना बनाता है। हाई राइज बिल्डिंग हुआ, टॉल ट्री हुआ, मॉस्क हुआ, चर्चेज हुआ, टेम्पल्स हुआ, उसी पे वो ज़्यादा टारगेट बनाते हैं। टू प्रोटेक्ट द हाई, इस प्रकार से इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को इतने हेवी इलेक्ट्रिक पावर डिस्चार्ज से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर को फिटिंग किया जाता है उस बड़े बड़े बिल्डिंग में अलोंग द लेंथ। और उस पूरी बिल्डिंग के बाहरी दीवार से उस लाइटनिंग कंडक्टर को फिट किया जाता है ताकि हेवी जब लाइटनिंग फ्लैश होके उस बिल्डिंग पे गिरे तो वो लाइटनिंग उस पूरी बिल्डिंग पे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और बाहर उस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू वो ज़मीन के अंदर चला जाए और न्यूट्रल बन जाए, डिस्चार्ज हो जाए। सो द लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ शार्प मेटल स्पाइक्स। ये त्रिशूल नुमा आकार के तीन मेटल शार्प स्पाइक्स की तरह त्रिशूल की भांति बिल्डिंग के ऊपर गड़ा हुआ रहता है। उसके बाद उससे एक तार, मीन्स जो एक कंडक्टर का काम करेगा, उससे एक तार कनेक्ट करते हुए उसको दीवार के बाहरी सिरे से उसको अर्थ के अंदर पहुंचा दिया जाता है। एंड द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज फिक्स्ड टू द मेटल प्लेट बरीड डीप इन द ग्राउंड। और एक तार का हिस्सा उस त्रिशूलनुमा आकार से बना रहेगा और दूसरा हिस्सा जमीन के अंदर एक मेटल प्लेट से ज्वाइंट करके मेटल प्लेट को जमीन के अंदर धंसाया रहेगा।
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, और इस प्रकार इस हेवी चार्ज का जमीन के अंदर पास कर देना, इसे कहते हैं अर्थिंग। ओके, अगेन स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। इन केस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, जब किसी बड़े ऊंचे स्थल पे, बिल्डिंग पे, या किसी ऊंचे मॉन्यूमेंट्स पे, या कोई भी टावर पे अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, द लाइटनिंग कंडक्टर, तो वो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, कैरीज द चार्ज टू द ग्राउंड, जमीन के अंदर लेके चला जाता है उस हेवी चार्ज को, विदाउट एनी डैमेज, बिना किसी क्षति पहुंचाए उस ऊंचे बिल्डिंग को। जैसे कि आप बगल में देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट साइड में आप देख पा रहे हो, इस ऊंचे टावर पे उसके ऊपर एक बगल में यहाँ पे एक बनाया गया है यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर, जो जमीन के अंदर कॉपर प्लेट के द्वारा वो बना दिया गया है, और जिससे हेवी वो करंट जब फ्लो होता है तो साइड बाय साइड लेते हुए जमीन के अंदर पहुंचा दिया, और इस तरह से ये बड़ा टावर सेफ हो गया। सो स्टूडेंट, this lightning cannot damage the earth because it is almost infinite capacity to store extra charges, क्योंकि वो इन्फाइनाइट, वो असीम ऊर्जा का भंडार है अपनी पृथ्वी के अंदर, इसलिए वो हेवी लाइटनिंग अपनी पृथ्वी के अंदर जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, डैमेज, क्षति नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लाइटनिंग सेफ्टी, क्या सुरक्षा के लाइटनिंग के द्वारा से बचने के लिए क्या सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं? सो स्टूडेंट, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने के उपाय यही हैं। ओबे द फॉलोइंग रूल्स, नीचे दिए गए कुछ नियमों को हमें पालन करना होगा। अवॉइड बीइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड एंड फ्लैट लोकेशन, एंड सो स्टे अवे फ्रॉम द हिल टॉप, प्लेग्राउंड्स एंड ओपन फार्मलैंड्स। मीन्स, अगर आप किसी खुले मैदानी क्षेत्र में हो और मौसम ख़राब हो, बिजली कड़क रही हो, तो उस दौरान आपको उस खुले मैदान में नहीं होना चाहिए, ना ही किसी ऊंची बिल्डिंग या किसी ऊंची इमारत की या किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, प्लेस लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द बिल्डिंग इन विच यू आर लिविंग, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उस बिल्डिंग को अगर आपको बचानी है तो उसमें लाइटनिंग कंडक्टर जरूर करवानी चाहिए। स्टे और गो इंडोर इफ़ यू हियर थंडर, अगर आप गर्जना, बिजली कड़कने की आवाज़ आप सुन रहे हो, तो आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए, इससे आप सेफ रहोगे। आउटसाइड अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, बाहर तभी निकलें जब अत्यंत आवश्यकता हो। स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और हर उस चीज़ से आप बचने का प्रयास करें जिसके अंदर हेवी करंट आ सकता है, यानी कि कंडक्टर से बचना है हमें। दिस इंक्लूड फायर प्लेसेस, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि फायर प्लेसेस, रेडिएटर्स, स्टोव, मेटल पाइप्स, सिंक, फोन्स, इन सब का यूज़ ना करें जब हेवी स्पार्कलिंग या थंडरिंग हो रहा हो। डू नॉट यूज़ एनी प्लग इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक रेजर इफ़ लाइटनिंग स्ट्राइक्स योर हाउस, अगर बिजली आपके घर पे गिरी हो तो उस समय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेयर ड्रायर हुआ, इलेक्ट्रिक रेजर हुआ, ट्रिमिंग मशीन हुआ, इस तरह की चीज़ें। इट कैन कंडक्ट चार्ज टू यू, तब फिर वो हेवी चार्ज आपके बॉडी के अंदर उतर सकता है, बॉडी के अंदर आ सकता है, और आप फिर कॉज टू डेथ हो सकता है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन, डू नॉट कॉल। सो ये स्टूडेंट, ये गलत दिया हुआ है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इट इज़ नॉट सेफर होना चाहिए, यहाँ पे सेफर टू यूज़ लिखा हुआ है। ओके, मोबाइल phones do not call a person who receiving a wired, okay, through a wired phones. 1 minute, once minute student, it is correct. During thunderstorm it is safer to use mobile phone and cordless phones. Do not call a person using receiving your phone through a wired phones, means mobile phone, cordless phone means wireless phone का यूज़ करना सेफ हो सकता है, पर वायर्ड फ़ोन का यूज़ करना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट वन, डू नॉट यूज़ द टेलीफोन ड्यूरिंग स्टॉर्म, आंधी तूफान के वक्त, बिजली कड़कने वक्त टेलीफोन का आप यूज़ ना करें। लाइटनिंग में स्ट्राइक टेलीफोन लाइन्स, क्योंकि लाइटनिंग हो सकती है टेलीफोन लाइन के ऊपर गिर सकती है। स्टे इन योर ऑटोमोबाइल्स इफ़ यू आर ट्रेवलिंग, सपोज दैट आप कहीं बाहर हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो आप गाड़ी के अंदर ही बैठो,
बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमोबाइल गिव यू एक्सीलेंट लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स बहुत ही अच्छा, अगर अंदर रहोगे तो आप टायर के थ्रू आपके जो, अगर आपके व्हीकल्स पे हेवी इलेक्ट्रिक फ्लो भी होगा तो वो अर्थिंग के थ्रू आपको सेफ अंदर बचा रहेगा। आपको कार की बॉडी या किसी व्हीकल की बॉडी को नहीं टच करना, अपनी सीट पे बैठे रहिए। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर, अगर आप किसी ओपन व्हीकल्स में हैं, जैसे मोटरसाइकिल पे हैं, ट्रैक्टर पे हैं, ओपन कार पे हैं, ईटीसी, तो वो सुरक्षित नहीं है। डू नॉट यूज मेटल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड लाइक फिशिंग नेट। अच्छा, सपोज दैट हेवी बिजली कड़क रही है तो आपको कोई ऐसी नुकीली चीज़ या कोई ऐसे मेटलिक चीज़ का यूज़ नहीं करना, जैसे फिशिंग रॉड, उसमें फिशिंग रॉड की यूज़ ना करें। गोल्फ क्लब या ऐसा अम्ब्रेला जिसके ऊपर ऊपर में एक एंगल नुमा लोहे का निकला रहता है टिप, ऐसे छातों का इस्तेमाल ना करें आप। गेट आउट ऑफ वाटर, और अगर पानी में हो, स्विमिंग पूल में हो, तो इनसे ही बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है करंट हेवी, करंट जब फ्लो करे, हेवी चार्जेस फ्लो करे वाटर में, तो वाटर इज़ अ गुड करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आपको हेवी शॉक लग सकता है। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर सपोज आप बाहर हो तो आपको तुरंत, आपको किसी अच्छी सुरक्षित जगह पे आपको जाना चाहिए। बिल्डिंग आर बेस्ट फॉर शेल्टर्स, बिल्डिंग्स शेल्टर के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से लिए बहुत सही हैं। बट इफ़ नो बिल्डिंग्स अवेलेबल, अगर अगल बगल में आपकी कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं, यू कैन फाइंड पोर्शन इन केव, आप किसी गुफा में, किसी मतलब ऐसे किसी स्थान पे जो अगल बगल के स्थानों से थोड़ा नीचा हो, डाउन लेवल में हो, जैसे गड्ढा हो, कोई कोई सुरंग हो, कोई गुफा हो, इस ऐसे जगहों पे आपको छुप जाने से आप सुरक्षित रहोगे। ट्रीज आर नॉट गुड कवर, कभी भी भूल से लाइटनिंग जब हो रही हो, बिजली कड़क रहा हो, उस समय वृक्ष का सहारा नहीं लेना चाहिए, पेड़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टॉल ट्रीज हमेशा हमेशा खतरा, मुसीबत का हो सकता है, उस पर बिजली टकरा सकती है। इफ़ यू कांट फाइंड शेल्टर, अवॉइड द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपको कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा है तो इस बात का ध्यान रखें, किसी बड़े चीज़ का सहारा ना लें, किसी ऊंचे बिल्ड, ऊंचे टावर, उसे ऊंचे बिल्डिंग, ऊंचे पेड़ का सहारा ना लें, ना ही किसी हिल टॉप पर जाने का प्रयास करें। इफ़ ओनली आइसोलेटेड ट्रीज आर नियर बाई, और अगर सहारा लेना भी हो तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे जाएं। योर बेस्ट प्रोटेक्शन इज टू क्राउच टू द ओपन, और आपका बेस्ट प्रोटेक्शन यही है कि आप खुद को किसी भी निचले स्थान पे, कोई गड्ढे में बैठ जाएं तो आपके लिए और ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। कीपिंग एज ट्वाइस एज फार अवे फ्रॉम द ट्रीज एज द ट्री इज हाई, जितना हो सके किसी भी ऊंचे वृक्ष से आप दूर रहें। फॉरेस्ट में लगभग सभी वृक्ष बड़े ही होते हैं, तो आप बड़े वृक्ष का सहारा ना लें, उससे आपको हेवी इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। स्टूडेंट, व्हेन यू फील इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ़ योर हेयर स्टैंड्स अप, अब हेवी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने की वजह से आपको पहले से ही कुछ आभास होगा, आपके जो बाल हैं शरीर के वो स्टैंड कर जाएंगे स्टूडेंट, और your स्किन टिंगल्स, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लाइटनिंग में बी अबाउट टू स्ट्राइक, इससे ये फीलिंग्स है, इससे ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि लाइटनिंग टकरा सकती है, गिरने वाली है, या कहीं आस-पास में लाइटनिंग, हेवी लाइटनिंग गिरी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट one thing, an airplane flying in the air become charged due to friction, हवा में चलने की वजह से, हवा के घर्षण की वजह से उसमें चार्ज आ जाता है। द चार्ज कलेक्टेड ऑन द प्लेन मे बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। ड्यू टू दिस डेंजर द एयरक्राफ्ट हैव कंडक्टिंग टायर्स, इसलिए उसमें टायर लगे होते हैं, वो भी कंडक्टिंग टायर्स, कंडक्टर, विच अर्थ द प्लेन व्हेन इट इज लैंडिंग, जैसे वो ज़मीन पर उतरता है वो टायर जो है उस हेवी चार्जेस को ज़मीन के अंदर फ्लो कर देता है, और इस प्रकार वो एरोप्लेन की बॉडी जो है न्यूट्रल हो जाती है। सिमिलरली, ट्रक्स कंटेनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय द लिक्विड, उसके अंदर पेट्रोल भरने की वजह से निरंतर उसमें जब गाड़ी चलती है आपस में टकराने की वजह से वो चार्ज उत्पन्न हो सकता है उसमें, जो उस पाइप में है। इफ़ द लिक्विड इज़ हाईली, बिकॉज द लिक्विड, चूँकि लिक्विड हाईली इन्फ्लेमेबल है, देन अ स्पार्क ऑल्सो विल बी फॉल ऑन टू, एक छोटी सी हल्की सी चिंगारी भी उसके ऊपर अगर गिर जाए तो बहुत बड़ा तबाही मच सकता है। इसलिए इस डेंजर से बचने के लिए द फ्यूल ट्रक फिलिंग द अंडरग्राउंड टैंक्स ऑफ पेट्रोलियम products are grounded by a conducting wire to
प्रिवेंट अनयूजुअल एक्सप्लोजिव ऑफ फायर। इसलिए पेट्रोल उस टैंक में डालने के पहले एक वायर को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, जो ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जो कि उसको अर्थिंग, उसके अंदर अगर कोई चार्ज हो, हेवी पावर हो, तो वो अर्थिंग हो जाएगा और वो चार्ज जो है ज़मीन के अंदर फ्लो कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ फिर कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसे कि द एल्युमिनियम स्ट्रिप्स इन एन इलेक्ट्रोस्कोप एज शोन द फिगर, जैसे कि फिगर पिछली क्लास में बताया था मैंने, replace the plastic strip and charge the body is brought in contact with the metal clip, what will happen? तो इसमें नो डाइवर्स ऑफ स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स में कोई फैलाव नहीं नजर आएगा। प्लास्टिक स्ट्रॉ ए एंड बी आर रब विद ड्राई कॉटन क्लोथ, तो उसके रब करने से वैसे क्या होगा स्टूडेंट, दे विल रिपेल इच अदर, क्योंकि दोनों पे एक जैसे चार्ज एक्वायर हो जाएंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व ऑन अ ड्राई डे दैट when you touch the screen of a television or computer monitor, you get a slight shock. Why does it happens?